हम आपको बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, देखिएगा, वैश्विक तापन इसको कहते हैं। ठीक है, तो वैश्विक तापन में देखिएगा जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें, ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह की तरफ वे आती हैं। ठीक है, कैसे आती हैं? पृथ्वी की सतह की तरफ जब वे आती हैं तो रोशनी देखिए आप कहाँ आती है, रोशनी आपकी आपकी रोशनी कहाँ आती है, आपकी रोशनी ये देखिए पृथ्वी की सतह पर आ रही है। आपकी रोशनी का मतलब सूर्य की किरणें। तो अब देखिएगा ऐसी स्थिति में ये जो रोशनी है ये कैसे आती है, ये आती है लघु तरंग, लघु दैर्घ्य तरंग। लघु दैर्घ्य तरंग की गति से आराम आराम से आती हैं। ठीक है, और धीरे 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 इस पृथ्वी पर आ जाती हैं, इस पृथ्वी पर आ जाती हैं। और जब ये पुनः वापस जाती हैं, वापस दीर्घ दैर्घ्य तरंग विकिरण के माध्यम से जाती हैं वापस। तो आराम आराम से, जैसे घर में कोई चोर जब जाता है तो आराम आराम से जाता है, बिल्कुल आराम आराम से, और जब वो वापस जाने लगता है तो बहुत तेज गति से भागता है। और जब बहुत तेज गति से भागता है तो एकाएक हो सकता है कोई दीवार में लड़ जाए या किसी चीज में लड़ करके गिर जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये आता तो है पर सही तरीके से जा नहीं पाता है। तो ये आते समय रोशनी धीरे 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 आती है पृथ्वी पर, और जितना ये 100% आई होती है रोशनी, जब वापस जाती है तो मान लीजिए अधिकतम 80 से 90% ही जा पाती है वापस। 80 से 90% रोशनी पुनः वायुमंडल की तरफ जा पाती है, बस 10% मान लेते हैं हम, 10% यही पृथ्वी पर क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। अब सोचिए प्रतिदिन ऐसे ही ऐसे 10%, 5%, 2%, 1% अगर एनर्जी सेव होती रही, पृथ्वी का टेम्परेचर एक समय आएगा जब पृथ्वी की सतह क्या होने लगेगी, हिट होने लगेगी, गर्म होने लगेगी, और धीरे 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 इसके गर्म का प्रभाव ये होगा कि गर्मी इतनी ज्यादा होगी, जैसे वर्तमान में दिखाई दे रही है आपको कि इतना महसूस हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगेगी। और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगेगी तो निश्चित रूप से ग्लेशियर वगैरह सब क्या होंगे, पिघलने लगेंगे, जीव जंतु का जीना मुश्किल होगा। तो थोड़ी सी भी धूप बहुत अधिक गर्मी ला देगी, और ठंडी की जो सीजन होता है वो अपेक्षाकृत कम समय के लिए हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसें शामिल होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें, हरित गैसें, हमने आपको बताया कि हरित गैसों में CO2, CO, CH4, CFC, देखिए CH4 को मीथेन कहते हैं,
FC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसके बाद कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कुल 5 गैसें ग्रीन हाउस गैसों में क्या होती हैं, शामिल होती है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पृथ्वी का जो तापमान है वो इसके कारण होता है कि पृथ्वी का जो सूर्य की रोशनी का जब परावर्तन होता है, जब ये वापस जाती हैं तो लॉन्ग वेव के रूप में और आती हैं शॉर्ट वेव के रूप में। इसी कारण से पृथ्वी पर से पूरी जो क्षमता होती है, जो रोशनी, ये पूरी तरह से वापस नहीं जा पाती है, अर्थात जो हीटिंग है अर्थ की वो पूरी तरह से जीरो नहीं हो पाती है, कुछ बच जाता है। यही धीरे 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 टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है। के दो प्रभाव हैं, एक प्रभाव व्यष्टिभावी विश्लेषण, व्यष्टिभावी या आंशिक विश्लेषण इसको कहते हैं, आंशिक विश्लेषण इसको आप कहते हैं। आंशिक विश्लेषण के अंतर्गत आप पढ़ते हैं मार्शल लर्नर विधि, मार्शल लर्नर विधि, या आप इसी को कहते हैं लोच विधि, लोच विधि। और ये लोच विधि क्या कहता है कि जब EXD प्लस EMD इज ग्रेटर देन 0 होगा तभी अवमूल्यन से BOP में क्या होगा, BOP के घाटे में क्या होगा, सुधार होगा, अवमूल्यन करना लाभकारी होगा, अन्यथा अवमूल्यन लाभकारी नहीं होगा। इस प्रकार मार्शल लर्नर विधि ये कहती है कि अवमूल्यन लाभकारी तभी होगा जब लोच इकाई से अधिक हो। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में एक कुछ अर्थशास्त्री ऐसे थे, कुछ अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं थे, इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अवमूल्यन, अवमूल्यन तुरंत लाभ उत्पन्न नहीं करता है, यह प्रारंभ में घाटे को बढ़ाता है, घाटे को क्या करता है, बढ़ाता है। उसके बाद, उसके बाद सुधार करता है, उसके बाद सुधार करता है। इस प्रकार इसका जो प्रभाव है वो जे कर्व की तरह होता है, इसीलिए इसी को कहा गया जे वक्र। देखिए अवमूल्यन जो है, अवमूल्यन ये BOP पॉजिटिव, BOP निगेटिव और यहाँ पर 0 होता है, तो ये है BOP संतुलन, BOP संतुलन। अब यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट पर अगर कोई देश अवमूल्यन करता है तो अवमूल्यन के तत्काल बाद कुछ समय तक घाटा उसका बढ़ेगा और यहाँ पर आकर के अधिकतम हो जाएगा T पॉइंट तक, मतलब T समय तक, और उसके पश्चात फिर अवमूल्यन में धीरे 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 सुधार होगा। ठीक है, कमी आएगा और यह अतिरेक की तरफ यहाँ पर आकर के संतुलित हो जाएगा। ठीक है, और इसके पश्चात अतिरेक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो अतः यह अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अवमूल्यन तुरंत लाभ उत्पन्न नहीं करता है, प्रारंभ में यह कुछ समय के लिए घाटा सृजित करेगा और उसके पश्चात अधिकतम बिंदु के बाद इसमें सुधार होना शुरू होता है
और यह दीर्घ काल में अतिरेक की स्थिति को उत्पन्न करता है। यह जे वक्र की तरह होता है, इसीलिए इसको जे प्रभाव कहा गया। ठीक है। दूसरा दृष्टिकोण जिसको आप समष्टिभावी कहते हैं, ये समष्टिभावी विश्लेषण या सामान्य दृष्टिकोण, ये समस्त अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये समग्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, और ये जो है माइक्रो है। इसको कहा सिडनी अलेक्जेंडर ने दिया था, इसको अवशोषण विधि कहा गया था। अवशोषण विधि को किसने दिया था? सिडनी अलेक्जेंडर ने। सिडनी अलेक्जेंडर 1952 में, 1952 में। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि यदि अवशोषण जो है इकाई से कम होगा तो यह लाभकारी होगा, इसका मतलब खर्च कम होगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिएगा कौन सा स्थिति, कौन सा आंसर इसका सही होगा। अधिशेष प्रेषण से पूर्व अवमूल्यन के बाद बीओपी में एक घाटा किया जाता है। ठीक है। देखिए आपने देखा ही है जस्ट कि ये अधिशेष जब उत्पन्न होगा, इससे पूर्व क्या किया जाता है? घाटा उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आंसर देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मुद्रा स्फीति के समय अमीर हो रहे हैं, मुद्रा भ्रम कहलाता है। इसको कहते हैं मनी इल्यूजन। ओके, मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन को कहते हैं मुद्रा विभ्रम या मुद्रा भ्रम। मुद्रा विभ्रम या मुद्रा भ्रम कहते हैं। चलिए हम आपको मुद्रा विभ्रम अलग से समझा देते हैं। मनी इल्यूजन, ओके, यहां से समझा देते हैं। मनी इल्यूजन इसको कहते हैं मुद्रा विभ्रम या मुद्रा भ्रम। देखिए जब होता क्या है कि जब स्फीति आती है, मुद्रा स्फीति आती है, स्फीति के समय में मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि होती है। ठीक है। मौद्रिक मजदूरी में होने वाली वृद्धि से लोग सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि वे अमीर हो रहे हैं। ठीक है, अमीर हो रहे हैं। ठीक है, अमीर हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इसके जस्ट अपोजिट होती है। वास्तव में स्फीति के कारण कीमतें क्या होती हैं? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है। कीमतें जब बढ़ती हैं तो उनकी इस वास्तविक क्रय शक्ति है, ये वास्तविक क्रय शक्ति रियल परचेजिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी ये क्या होती है? डिक्लाइन करती है, गिरती है, जिसके कारण वास्तविक क्रय शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मुद्रास्फीति के समय में मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि होती है, लेकिन वास्तविक क्रय शक्ति गिर जाती है। वास्तविक क्रय शक्ति के गिरने से व्यक्ति गरीब होता है। ठीक है, अमीर नहीं। अतः वह इसी भ्रम में जीवन काल पड़ा रहता है कि वह अमीर हो रहा है। इसी को कहा गया मुद्रा भ्रम।
जबकि वास्तविक स्थिति यह नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वास्तविक क्रय शक्ति तो हमारी गिर रही है, मुद्रा बढ़ रहा है, पर क्रय शक्ति वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो रही है। यही है मनी इल्यूजन, इसी को कहा जाता है। फिशर ने दिया था, बहुत महत्वपूर्ण है मुद्रा विभ्रम। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिएगा कि वे मुद्रा के समय अमीर हो रहे हैं, मुद्रा विभ्रम कहलाती है। यह माना जाता है कि मुद्रा भ्रम का निम्न स्तर अर्थव्यवस्था को गति देने में लाभदायक होगा। देखिए, अगर मुद्रा का जो स्तर है, मुद्रास्फीति का स्तर जो है, या मुद्रा भ्रम का स्तर, यह लोगों में कम होगा, अल्प होगा, तो अल्प होने का कारण या कम होने से लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। अर्थव्यवस्था में क्या होगा? अर्थव्यवस्था में लाभ की स्थिति दिखाई देगी, अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होगा, लाभदायक होगा। अतः एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में